अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इंट्राक्रैनियल हेमरेज के टॉपिक से आने वाले एमसीक्यूज़ के बारे में। सबसे पहला इंट्राक्रैनियल हेमरेज है एपिड्यूरल हेमाटोमा, जो कि हमारी आउटर मेनिंजियल लेयर ड्यूरा मैटर और हमारे स्कल के बीच में होता है। सबसे पहला एमसीक्यू है कि एपिड्यूरल हेमाटोमा में कौन सी आर्टरी डैमेज होती है, एंड द आंसर इज मिडल मेनिंजियल आर्टरी। सेकेंड है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है वो है सेकेंडरी टू स्कल फ्रैक्चर। स्कल फ्रैक्चर में आरटीए का केस भी आ सकता है, यानी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का ही, और कोई ऐसा केस भी जिसमें स्कल के ऊपर जोर से हिट किया गया हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में है ल्यूसिड इंटरवल का, जिसमें पेशेंट में एक ब्रीफ कॉन्शियसनेस के बाद दोबारा अनकॉन्शियसनेस होती है, यानी पेशेंट होश में आता है और दोबारा बेहोश हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हिमाटोमा एक्सपेंशन हो रही होती है, उसकी वजह से रैपिड डिटेरियोरेशन होती है। यूजुअली हमें इस केस में स्कैल्प हीमाटोमा भी मिलता है, यानी हमें बाहर से नज़र आ रहा होगा कि पेशेंट के स्कल के अंदर हीमाटोमा बना हुआ है। और सीटी स्कैन में शेप के बारे में पूछा जाए तो ये बाई कन्वेक्स यानी लेंस शेप का होता है। सेकेंड टाइप है सबड्यूरल हीमाटोमा की। सबड्यूरल हेमाटोमा में सबसे कॉमन रप्चर होती हैं ब्रिजिंग वेन्स। एपिड्यूरल में मेनिंजियल आर्टरी, सबड्यूरल में ब्रिजिंग वेन्स। शेप की बात की जाए तो एपिड्यूरल की शेप थी बाई कन्वेक्स और सबड्यूरल की शेप है क्रिसेंट शेप, या इसको मून शेप भी कहा जाता है। थर्ड टाइप ऑफ हेमरेज है सब अरेक्नॉइड हेमरेज। सब अरेक्नॉइड हेमरेज के कॉजेज में ट्रॉमा नहीं आता, क्योंकि सबड्यूरल हेमाटोमा और एपिड्यूरल हेमाटोमा यूजुअली ट्रॉमा की वजह से होते हैं, ट्रोमेटिक या हाई एनर्जी इंपैक्ट की वजह से। जबकि सब अरेक्नॉइड हेमरेज के सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है एन्यूरिज्म्स। और भी इसके पॉसिबल कॉजेज हैं जैसे कि एवी मेलफॉर्मेशन, लेकिन एन्यूरिज्म को हमने लाजमी माइंड में रखना है क्योंकि ये केस में आता है। और इसमें पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ। और ये वर्स्ट हेडेक उसको क्यों होता है? क्योंकि पेशेंट के ब्रेन में वैजोस्पैज्म चलता है। वैजोस्पैज्म को ठीक करने के लिए हम निमोडिपिन नाम की एक ड्रग यूज़ करते हैं। इंट्रा पैरेन्काइमल हेमरेज में जो केस बन के आएगा उसमें पेशेंट सिस्टेमिक हाइपरटेंशन का पेशेंट होता है, या तो पेशेंट की हिस्ट्री होती है एवी मेलफॉर्मेशन, कोई नियोप्लाज्म या वास्कुलाइटिस की। एंड इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू सेकेंडरी टू रीपरफ्यूजन इंजरी। रीपरफ्यूजन इंजरी का मतलब है कि एक थ्रोम्बस या एम्बुलस जो कि उस जगह पे इस्कीमिया और इन्फेक्शन करा रहा है, जब उसको डिसॉल्व किया जाता है, उसको ब्रेक किया जाता है, तो एकदम से जब उस एरिया में रीपरफ्यूजन होती है तो रीपरफ्यूजन कैन लीड टू टिश्यू इंजरी, और इस इंजरी की वजह से भी ब्लीड या हेमरेज हो सकता है। तो अगर दोबारा से रिवाइज किया जाए तो सबसे पहले मोस्ट कॉमनली एमसीक्यू पूछा जाता है सीटी स्कैन में आने वाली शेप के बारे में। एपिड्यूरल की शेप है बाई कन्वेक्स यानी लेंस शेप, और सब ड्यूरल की शेप है क्रिसेंट शेप। दूसरा एमसीक्यू इनमें होने वाली रप्चर्ड आर्टरी और वेन के बारे में पूछा जाता है। एपिड्यूरल में डैमेज होती है मेनिंजियल आर्टरी और सब ड्यूरल में डैमेज होती है ब्रिजिंग वेन। इसके अलावा इनके कॉजेज के बारे में पूछा जाता है, जो कि इन दोनों में ज़्यादा कॉमन है कि आरटीए का केस होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फिर स्कल इंजरी का। ल्यूसिड इंटरवल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने एपिड्यूरल में नहीं बोलना। इसके अलावा अगर सब अरेक्नॉइड का केस होगा तो पेशेंट मस्ट कंप्लेन अबाउट द वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ। और इसके अलावा निमोडिपिन का क्वेश्चन आ सकता है कि इस हेडेक को ट्रीट करने के लिए हमें ये ड्रग इस्तेमाल करनी है। सेकेंडली, अगर पेशेंट इंट्रा पैरेन्काइमल हेमरेज का है तो उसमें लाजमी हिस्ट्री होगी सिस्टेमिक हाइपरटेंशन या फिर एवी मेलफॉर्मेशन की। यह पेशेंट इस्कीमिक स्ट्रोक का पेशेंट होगा, लेकिन क्योंकि उसमें रीपरफ्यूजन हुई है, थ्रोम्बोलिसिस की गई है, थ्रोम्बस को तोड़ा गया है, तो रैपिड रीपरफ्यूजन की वजह से उसको इंट्रा पैरेन्काइमल हेमरेज हो सकता है।